नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से यूरोप की स्थिति ऐसी हुई कि जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा उसी का कंटिन्यूएशन समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया का कॉलोनाइजेशन हुआ तो उसका इम्प्लीकेशन एक तरीके से इंडिया पे क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ को रिसोर्सेज चाहिए थे। इन रिसोर्सेज को इसलिए चाहिए थे उनको क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे थे। इन रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया में इंडिया का कॉलोनाइजेशन किया। इंडिया की स्थिति उस समय क्या थी? अगर हम देखें तो इंडिया बेसिकली एक तरीके से रूरल इंडस्ट्रियल कंट्री थी। इंडिया कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं थी। एक लैंड बेस्ड एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर मुगल्स के दौरान से चल रहा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं हुआ था। इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इंडिया में थी, दे वर बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हैंडीक्राफ्ट्स, एक तरीके से आर्टिजन्स, इन सब लोगों का रोल बहुत ज़्यादा था। फार्मिंग एक्टिविटी होती थी बट उतनी होती थी कि जिसकी वजह से सस्टेनेंस हो जाए लोगों का। तो इतना ज़्यादा एक्टिविटी एग्रीकल्चर में नहीं होता था उस समय मिडीवल एरा में कि भाई एक तरीके से हम लोग कोई बहुत बड़े एग्रेरियन एक्सपोर्टर्स बने हुए थे। सेल्फ सफिशिएंसी बेस्ड मैकेनिज्म था। हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ट्रेडिशनल आइटम्स, क्राफ्ट्स, इसके साथ साथ आर्टिजन्स का रोल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे को कॉलोनाइज़ किया, इस कॉलोनाइजेशन में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया आए। उन्होंने देखा कि इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं। उन्होंने धीरे धीरे एक तरीके से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने जाती थी तो दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उस समय ये होती थी कि वहाँ पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के दौरान जब वो जाके लोकल रूलर से डिफरेंट जगहों पे मिलते थे तो उनको ये चीज़ समझ आती थी ब्रिटिशर्स को कि ये लोकल रूलर्स बड़े वीक हैं और बड़े ईजीली करप्टेबल हैं। तो क्योंकि ये वीक हैं, करप्टेबल हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कंसेशंस उनसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। और साथ में ट्रेड कंसेशंस के साथ साथ उन्होंने प्राइवेट ट्रेड करके ट्रेड कंसेशंस का मिसयूज़ भी किया। तो फॉर दैट मैटर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज दैट द ब्रिटिशर्स फाउंड इंडियंस वेरी वीक, दे फाउंड इंडियंस वेरी करप्टेबल एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट। They not only took trade concessions, which were obviously in their favor, but very importantly, they used those trade concessions for their private trade also. And then the Britishers started amassing a huge amount of money. और जब इंडिया से बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगा, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर इकट्ठे होने लगे, और जब ये पैसा और रिसोर्सेज को लेके ब्रिटिशर्स वापस जाते थे तो ब्रिटेन में सरकार को ये लगने लगा कि यार इंडिया इतनी अगर मेलिएबल है, इतनी इजीली अगर वो मोल्डेबल है, तो इंडिया जैसी कंट्री को कॉलोनाइज करके वहाँ पर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल रूल बनाना भी अनिवार्य है। इस तरीके से ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एक तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू करा, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ साथ थ्रू अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंट्रीग्स दे स्टार्टेड ऑल्सो अक्वायरिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया। और ग्रेजुअली जब ये लोग पॉलिटिकल कंट्रोल अपनाने लग गए तो एक तरीके से इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया। अब जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी बन जाता है तो इसके बाद क्या स्थिति होती है? इसके बाद जितना इंडिया का रिसोर्स है वो ले जाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन। वहाँ पे ले जाके इस रिसोर्स को प्रयोग करके मशीन में डाल के फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इंडिया में डंप किया जाता है। अब जब ये इंडिया में डंप किया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि मशीन मेड गुड था। अब ये मशीन मेड गुड अगर वहाँ से बन के इंडिया में डंप किया जाएगा तो इंडिया का जो गुड है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले गुड थे, आर्टिजन्स थे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे, ये लोग जो बेचारे गुड्स बना रहे थे, उनके सामने वो मशीन मेड गुड सस्ता था। और सस्ता होने के कारण उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको एक टी शर्ट, मैं एक साधारण सा उदाहरण ले रहा हूँ, एक टी शर्ट अगर आपको हैंड निटेड है और वो 1,000 रुपये की मिल रही है, और उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में अगर आपको एक मशीन मेड टी शर्ट 150 रुपये की मिल रही है तो आप प्रेफर 150 वाली करेंगे। अगर आप रॉयल बैकग्राउंड के हैं तो आप कहेंगे नहीं, हम 1000 वाली लेंगे। पर पूरी कंट्री रॉयल नहीं थी, लोग थे, पुअर लोग थे। उनको जब ये मशीन मेड गुड्स आने लगे, दे फाउंड इट चीपर, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। व्हेन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि ये जो आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, ये बेरोज़गार हो गए। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक तरीके से किल हो गई। अब ये जो हमारा छोटा सा नेसेंट सा इंडस्ट्रियल बेस था, अब आप देखो कि जब ब्रिटिशर्स ने इसको किल कर दिया
तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? ये जो बेरोज़गार आर्टिजन्स हैं, ये जो बेरोज़गार हमारे यहाँ पर लेट से क्राफ्ट्समैन हैं, ये खाली तो बैठेंगे नहीं, बेचारों को रोज़गार तो करना है। ये लोगों ने अब जाके एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है। इंडिया में उस समय जब ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज़ किया, उस कॉलोनियलिज्म के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स ने आके इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस को पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया। इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस को जब ब्रिटिशर्स ने डिसमेंटल किया तो ये बेस में जितने भी लोग थे, आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, ये बेचारे कहाँ गए? ये सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में गए। क्या इनके पास एग्रीकल्चर का स्किल था? नहीं था। इनके पास स्किल कौन सा था? आर्टिजन्स का, क्राफ्ट्समैन का। प्रॉब्लम क्या थी? अब ये एग्रीकल्चर में चले गए क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर देम। अब एग्रीकल्चर में जब ये चले गए तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी गिर गई, और सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं गिरी बल्कि नंबर ऑफ पीपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज्ड। इट्स वेरी सरप्राइजिंग इफ यू लुक एट द डेटा फ्रेंड्स दैट इन 1901 the number of people who were basically working in agriculture were approximately 67%, and by the time we became independent it kept on increasing to reach almost 71%. तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ कंसर्टेड एफर्ट टू पुश पीपल इनटू द एग्रीकल्चर, और ये बेचारे जो लोग एग्रीकल्चर में आए इनके पास एग्रीरियन स्किल नहीं था, और क्योंकि इनके पास एग्रेरियन स्किल नहीं था तो एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी घटती गई एंड नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर मियर लिविंग एंड सस्टेनेंस बढ़ता गया। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, ये लोग जो एग्रीकल्चर पे इवेंचुअली आ गए, हु वर पुश्ड इनटू एग्रीकल्चर, कोई मतलब जेन्युइनली अपने इंटरेस्ट से नहीं आए, पुश्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश डेसिमेटिंग देयर इंडस्ट्रीज एज सच। अब ये लोग जब एग्रीकल्चर में आ गए, इन लोगों की जनरेशन्स बढ़ी, इन लोगों की जनरेशन्स जो पैदा हुई वो भी एक तरीके से क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस एंड आर्टिजन वर्क में तो वापस नहीं जा सकती थी। दे ऑल्सो हैड टू डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। इवेंचुअली क्या होने लगा? इवेंचुअली ये होने लगा कि लैंड पे पहले ही प्रेशर था। प्रेशर ये था कि जब ये लोग आए एग्रीकल्चर में तो दे वर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड प्रॉब्लम वॉज कि जब ये लोग एग्रीकल्चर में आए तो नॉट ओनली दैट देर वॉज नो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, बट वेरी इंपॉर्टेंटली as number of people now increased who were dependent upon agriculture, the land was now fragmented. तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आज के डेट में जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये बात करते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टुडे इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, नंबर वन इज पुअर प्रोडक्टिविटी. One reason attributed is this, that the people historically who joined agriculture, whose successive generations live today, are the people who never had the skill. और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी गवर्नमेंट ने, हम ये चीज़ देखेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में कि गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी करने की. गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चीज़ ये करी दोस्तों कि लोगों को एक्सटेंशन सर्विसेज दिए कि अच्छा आप खेती बाड़ी कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट सर्विस दे देते हैं, ये बता देंगे कि भाई कौन सी फसल उगानी है, कौन से समय में उगानी है. पर लोगों को जो ट्रेनिंग चाहिए थी, जो स्किल चाहिए था, वो आपने कभी नहीं दिया. कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल द प्रोडक्टिविटी टिल टुडे रिमेन्स नेग्लिजिबल. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, गवर्नमेंट ने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज पीपल नाउ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, सब्सिक्वेंट जनरेशन्स लिव्ड इन एग्रीकल्चर. वो सब्सिक्वेंट जनरेशन्स ने जब लैंड पे प्रेशर डाला, लैंड की फ्रेगमेंटेशन हुई. आज की वजह से उसकी डेट में क्या प्रॉब्लम मिल रही है कि टुडे इन इंडिया द लैंड इज़ एट द रूरल एरियाज वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर. लैंड फ्रेगमेंटेड होगी तो लैंड रिफॉर्म और डिफिकल्ट होगा. तो ये जो सारी समस्याएं हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में दिखती हैं दोस्तों, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि इनका ओरिजिन ब्रिटिश टाइम्स में हमें देखने को मिलता है. तो आज की डेट में एक चीज़ अब हमारे सामने क्लियर है कि जो पैटर्न एग्रीकल्चर में है वो ये है कि पीपल विद लैक ऑफ स्किल एंड पुअर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि टुडे इन इंडिया, after the Britishers who ruined our basically traditional artisan craftsman industry, we never tried to revive our industry. हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ देखनी है दोस्तों कि इंडिया ने जो चीज़ स्टार्ट कर दी करनी, वो थी पूरी की पूरी हैवी इंडस्ट्री क्रिएशन. आप सोचिए, आपके सामने ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों. इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हैवी इंडस्ट्री नहीं थी. इंडिया में ब्रिटिशर्स जब आए उस समय
लोकलाइज्ड इंडस्ट्री थी, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री थी, एक तरीके से आप कह लीजिए कि रूरल इंडस्ट्री थी। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने हमें छोड़ा, हमने क्या स्ट्रैटेजी अपना ली अंडर द 5 ईयर प्लान्स? हैवी इंडस्ट्री। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि कमिंग फ्रॉम रूरल इंडस्ट्री टू नो इंडस्ट्री टू हैवी इंडस्ट्री, आर wavelength is such that it doesn't match anything. This is the reason why industry for a very long period of time in India has just remained neglected. और सिर्फ neglected नहीं है दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा वो पर्सपेक्टिव ही नहीं बैठा। हम अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए और ये चीज़ गांधी जी ने बोली थी। इसीलिए गांधी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्पियंस एंड आर्डेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में इसीलिए गांधी जी ने बार बार ये बात बोली कि इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, रिवाइव द कॉटेज इंडस्ट्री, द पीपल विल रिवाइव। बट द प्रॉब्लम इज कि इंस्टेड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हमने सारा ऑब्लिगेशन लगा दिया डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर में पैटर्न क्लियर है, इसकी वजह से उसका इम्प्लीकेशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो क्लियर है। इसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि जब हमारी लिबरलाइजेशन होती है इकोनॉमी की, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो व्हाट डू वी विटनेस ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन? द ओनली सेक्टर दैट started witnessing thrusts was the services sector. Even today, majority of the growth in India is driven by the services sector. That is why we say कि in India's economy we have agriculture and industry as structural problems. तो ये जो शब्द आप कई जगह पे सुनते हो, and more specifically you listen to this term in economics, I hope that now this term is very clear to you in a historical context कि why in India do we have structural problem with respect to agriculture and industry. So I hope इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर हुई. We'll continue the discussion in the next video from here. Thank you.